हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस। और पिछली वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़े थे, जहां आपने सीखा पोलिनोमियल्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके डिग्री के बेसिस पे और टर्म्स के आधार पे। और आज की क्लास में हम लोग पोलिनोमियल्स के उसके आगे के टॉपिक के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग पहले सीखेंगे कि पोलिनोमियल जो है उसके कुछ नाम रखने के कुछ मेथड है। तो आगे पोलिनोमियल्स का नाम कैसे रख सकते हैं, जैसे कि कोई पोलिनोमियल मान लीजिए एक्स के फॉर्म में है, ठीक है, वेरिएबल अगर उसका x है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो इसका नाम क्या हो सकता है। तो इसका नाम हम लोग जो है जनरली इस तरह से रखते हैं, एक बाहर में कोई अल्फ़ाबेट लेते हैं स्मॉल लेटर में और ब्रैकेट लिखते हैं, और ब्रैकेट में केवल हम वही वेरिएबल लिख सकते हैं जो उस पोलिनोमियल में यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है तो यहाँ पे x लिखेंगे, और ये हम नाम दे सकते हैं कि इस पोलिनोमियल का जो है वो f ऑफ x नाम हो गया, इसको पढ़ते हैं f ऑफ x। यहाँ पे बाहर वाला लेटर जो है ध्यान रखिएगा कि वो कुछ भी हो सकता है, f है, f की जगह g h कुछ भी हो सकता है, यानी आप इसका नाम चाहें तो p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, g ऑफ x या h ऑफ x जैसे नाम दे सकते हैं इस पोलिनोमियल के लिए, क्योंकि ये पोलिनोमियल जो है उसका वेरिएबल है x। तो ऐसे केस में जो है x के केस में ये सारे नाम पॉसिबल, यानी बाहर वाला लेटर चेंज हो सकता है, पर ब्रैकेट के अंदर में हमें वही लेटर रखना है जो वेरिएबल यूज हुआ है। इसी तरह से अगर दूसरा पोलिनोमियल है, जैसे कि टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, ऐसा कोई पोलिनोमियल, तो इसका क्या नाम हो सकता है, इनमें से कुछ भी होगा, पर ब्रैकेट में हमेशा यहाँ पे t लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे नाम क्या हो सकता है, f ऑफ t हो सकता है, या इसका नाम आप r ऑफ t रख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में यहाँ पे t होना जरूरी है, क्योंकि इस पोलिनोमियल के केस में जो है वो वेरिएबल t है। उसी तरह से मान लीजिए y के पोलिनोमियल के केस में है, ये y प्लस 6 कोई पोलिनोमियल अगर है, तो इसका जो नाम हो सकता है वो p ऑफ y हो सकता है। यहाँ पे भी बाहर वाला लेटर चेंज होगा, पर अंदर में ब्रैकेट में हमेशा y ही रहेगा। तो ये है पोलिनोमियल्स का नाम रखने का तरीका। आगे इसका बार बार जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें जानना चाहिए वो है कोफिशिएंट के बारे में। किसी पोलिनोमियल के अंदर में किसी टर्म्स का कोफिशिएंट से क्या मतलब होता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट से क्या मतलब है, कोफिशिएंट किसी टर्म्स के लिए, जैसे मान लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब इसमें जो है आपको पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x वाला टर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है, तो इसका x का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -7। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो हिस्सा होगा वो होगा। इसी तरह से एक दूसरा पोलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे कि 3x³ प्लस 5x स्क्वायर y माइनस 7xz प्लस 8, ठीक है। इस केस में अगर हम बात करेंगे तो कोफिशिएंट इस पोलिनोमियल में अगर देखा जाए, तो इस केस में जो है आपको अगर कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए इसमें, तो x यहाँ पे है, तो इसमें x को छोड़ दीजिए तो क्या बच रहा है, -7z, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7z, ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल में हम x³ का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या होगा, x³ का कोफिशिएंट हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर वाला बंद कर दीजिए तो क्या बचेगा 5y, तो ये हो जाएगा 5y। और अगर कांस्टेंट टर्म पूछा जाए तो लास्ट वाला जो, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो अगर कांस्टेंट टर्म की बात की जाए तो ये हो जाएगा इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थे। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। अब जो सीखेंगे वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल से क्या मतलब है, किसी पोलिनोमियल p ऑफ x का जो है वैल्यू एट x इक्वल टू a के फॉर्म में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कोई पोलिनोमियल अगर p ऑफ x है और इसका वैल्यू जो है एट x इक्वल टू a के लिए अगर निकाला जाए, तो ये वैल्यू इसका होगा p ऑफ a, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई पोलिनोमियल ले लीजिए p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये कोई पोलिनोमियल है और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है एट x इक्वल टू 3, ठीक है।
क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 3 व्हेन p ऑफ x इक्वल टू ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इस पोलिनोमियल का p ऑफ x का जो है वैल्यू एट x इक्वल टू 3 पे फाइंड करना है। तो जहां जहां x है वहां वहां पे हमें इसमें 3 पुट कर देने से इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि p ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा ये 9 माइनस 15 प्लस 8, ये 9 और 8 17 माइनस 15 क्या आएगा 2। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, यानी p ऑफ 3 इसको बोल सकते हैं, या वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल टू 3, ये फाइंड हो किया गया 2। इस तरह से कोई भी पोलिनोमियल का वैल्यू हम लोग किसी भी गिवन वैल्यू के लिए फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू के लिए। जैसे यहीं पे अगर आपको इसमें फाइंड करना हो, दूसरा वैल्यू मान लीजिए ले लेते हैं x इक्वल टू -2, उस केस में फाइंड करना हो तो p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, तो p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, जहां जहां पे x है वहां वहां पे -2 फाइंड पुट करना हो, तो -2 स्क्वायर -5 माइनस प्लस 8, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, -2 और -5 क्या हो जाएगा +10 और +8, सबको ऐड कर दे 10 4 14 प्लस 8 22, तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू -2। इसी तरह से आप लोग गिवन वैल्यू जो भी x का वैल्यू रहेगा या वेरिएबल का वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से उस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीरो पोलिनोमियल, और जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि उस किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल का वह वैल्यू फाइंड आउट करना जिससे कि पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल f of x इक्वल टू 5x माइनस 15, ये कोई पोलिनोमियल और इसका हमें जीरो फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, तो जीरो फाइंड आउट करने का मीनिंग हो जाएगा कि इस पोलिनोमियल में आकर x का वह क्या वैल्यू लिया जाए जिससे ये टोटल वैल्यू 0 हो जाए, वही इस पोलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, सिंस f ऑफ x इक्वल टू 0 ये लाना है, इसलिए क्या हो जाएगा 5x माइनस 15 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 5x इक्वल टू 15, ये माइनस वाला इधर में आके प्लस में हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/5, तो फाइनली क्या हो गया x इक्वल टू 3। तो यह x इक्वल टू 3 जो है वो एक ऐसा वैल्यू है x का जिसको कि अगर हम इस पोलिनोमियल में पुट कर दें तो टोटल वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। अब चाहे तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिल सकता है, वेरीफाई दैट x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 15। अगर आपको यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है वेरीफाई करने के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, चेक करने के लिए, सिंस f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 15, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हमें x इक्वल टू 3 है तो x के जगह पे 3 पुट कर दे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 15, और ये हो गया 15 माइनस 15 जो कि हो जाएगा 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि गिवन पोलिनोमियल में x का वैल्यू 3 पुट करने से रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो इस गिवन पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो आगे हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ हमने लिया है जिसका 0 फाइंड करना है, और एक एक करके हम लोग 0 फाइंड करके सीखते हैं कि किस पोलिनोमियल का कैसे 0 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल देखें तो ये है आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका डिग्री कितना है। जैसे यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका डिग्री 2 है, तो इसके टोटल जो जीरोज होंगे वो 2 होंगे।
ये एक लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका जो डिग्री होगा 1 है, इसका मतलब इसके टोटल जीरोज होंगे वो 1 होंगे। यहाँ पे भी ये क्वाड्रेटिक है यानी इसका भी टोटल जीरो होंगे वो 2 जीरोज होंगे। कोई अगर क्यूबिक रहेगा तो 3 होगा, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से डिग्री के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके टोटल जीरोज कितने होंगे। हम लोग डिग्री के अनुसार से फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। और अगर मैं साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उसके ग्राफ के हिसाब से भी कैसे पता कर सकते हैं, वो एडिशनली यहाँ पे हम पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका जीरोज फाइंड करेंगे। तो ग्राफ के हिसाब से देखें तो किसी भी पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज जो है वो ग्राफ में इस बात से डिपेंड करता है कि ग्राफ का लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। तो इसमें अगर मान लीजिए कि कोई ग्राफ का लाइन अगर ऐसे गया है तो इसमें आप एक्स एक्सिस को देख सकते हैं कि वो एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है केवल इस पॉइंट पर, इसलिए इसके जो जीरोज होंगे वो एक ही होंगे और ये एक लीनियर पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ग्राफ अगर हम देखें जैसे इस तरह से है और इसमें अगर ग्राफ जो है उसका लाइन जो है वो कुछ इस तरह से है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ का लाइन जो है वह एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 2 जीरोज हो जाएंगे। इसी तरह से कोई और ग्राफ देख लेते हैं, जैसे इसमें नंबर ऑफ जीरोज अगर फाइंड आउट करना हो ग्राफ देख करके केवल, तो हम देख सकते हैं कि ग्राफ में एक्स एक्सिस को वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स कर रहा है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कितना होगा, 1 हो जाएगा और यहां पे नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी देखते हैं कुछ ग्राफ जो है, अब मान लीजिए ऐसा ग्राफ है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस ग्राफ में ग्राफ का जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी जीरोज नहीं होगा, नो जीरोज। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखें, अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल ये ग्राफ को टच कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो जीरोज होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लास 10th के एनसीईआरटी में आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे। इसमें देख लीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 टाइम्स जो है वो कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ के मेथड से हमने देख लिया कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे वो ग्राफ देख करके इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। अब वापस आते हैं जीरोज फाइंड करने के ऊपर। तो सबसे पहला जो पोलिनोमियल है वो है 2x² - 5x + 3, इसका जीरो फाइंड करना है। लेट f of x इक्वल टू 2x² - 5x + 3। यहां से इसको पहले फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² - 5x। यहाँ पे जो लोग फैक्टराइजेशन नहीं जानते होंगे उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। क्लास 8 वगैरह में भी जो है आपने एक बार पढ़ा होगा इसमें कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टराइजेशन रिवाइज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके रफली नोट कर लीजिए, तो ये आता है 6x²। अब जो है मिडिल टर्म जो है इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं इस तरह से कि आइदर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ये मिडिल टर्म ही मिल जाए, पर मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि साइन पॉजिटिव है इसलिए बीच वाला टर्म जो है यहाँ पे एडिंग करके प्राप्त करना होगा। तो 5 के हमें 2 पार्ट करने होंगे, जिससे ऐड करने से 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 6, और ऐसे 2 नंबर आप देख सकते हैं वो होता है 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2x, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -2x - 3x और +3।
यहाँ पे देख सकते हैं कि -2x और -3x मिल करके -5x हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू के दोनों टर्म्स से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ से कॉमन है 2x, और 2x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा x - 1, और यहाँ से -3 कॉमन ले लें तो फिर x - 1। ये दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए इसे हम लोग 1 टाइम लिख सकते हैं x - 1 और बाकी को एक साथ कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट को छोड़ दे तो क्या बचता है 2x - 3। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो चुका है। अब जीरोस फाइंड करना है तो हम लिखेंगे सिंस f(x) इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x - 1 इंटू 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए दो पार्ट जो है इसका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कम कोई एक पार्ट 0 होना जरूरी है, क्योंकि दो नंबर जो है उसका प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब उन दोनों में से एटलीस्ट 1 पार्ट जो है वो 0 हो। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x - 1 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों पार्ट को सॉल्व करें तो x इक्वल टू या तो 1 होगा या फिर x इक्वल टू 3/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या कर सकते हैं x इक्वल टू 1 और 3/2, यही जो है दोनों जीरोज हो गए इस गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। लेट p(x) इक्वल टू 2x - 18। यहाँ पे पोलिनोमियल हमने लिया है 2x - 18, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है और लीनियर पोलिनोमियल के लिए हम जानते हैं कि एक ही जीरोज होंगे, काफ़ी इजी से फाइंड कर सकते हैं। सिंस p(x) इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x - 18 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 18, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 18/2 यानी हो गया 9। तो इस तरह से लीनियर पोलिनोमियल में आप इजीली फाइंड कर सकते हैं और ये x इक्वल टू 9 जो है वो इस गिवन पोलिनोमियल का 0 हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये अगेन एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लेट g(x) इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 14। फिर से इसे फैक्टराइज कर लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो फिर से फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये -14x, सॉरी तो इसे जो है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रफली ये नोट कर ली, ये मिलेगा -42x²। यहाँ पे प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि साइन जो है वो माइनस का है, जो इंडिकेट करता है कि अगर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो वो डिफरेंस करके आना चाहिए मिडिल टर्म। ठीक है, और बीच में आप देखें तो केवल x है यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी हमें ऐसे दो नंबर लेने पड़ेंगे जो 1 के डिफरेंस में हो और जिसका प्रोडक्ट जो है वो 42 हो जाए। ठीक है, आप इसे जो है 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वो दो नंबर होंगे यहाँ पे 7 और 6। 7 और 6 ऐसे दो नंबर हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा और उसका डिफरेंस 1 के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x² माइनस 7x प्लस 6x माइनस 14। वैसे फैक्टराइजेशन में जिनको दिक्कत होगी तो मैं अलग से आपको फैक्टराइजेशन के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आप अच्छा से फैक्टराइजेशन के एक एक स्टेप को सीख पाएंगे। अभी मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो क्लास 10 के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, तो वहाँ पे बच्चे ऑलरेडी जो है फैक्टराइजेशन सीख चुके होते हैं। चलिए यहाँ पे देखें तो x अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 7 प्लस में इन दोनों से अगर कॉमन देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्या बचेगा 3x माइनस 7। ये फिर से दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 7 और x प्लस 2। सिंस g(x) इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 7 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज फिर से दो ब्रैकेट का
रिजल्ट प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एटलीस्ट कोई एक पार्ट तो जीरो डेफिनेट रूप से होना चाहिए। इसलिए हम लोग लिखते हैं दिस इम्प्लाइज 3x - 7 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3 और यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं फाइनली x इक्वल टू 7/3 या -2, यही जो है वो गिवन पोलिनोमियल के जीरो हो गए। तो लीनियर या क्वाड्रेटिक के लिए आप इजीली जो है वो जीरो फाइंड आउट करना सीख गए होंगे इस मेथड से। ठीक है, आगे के टॉपिक हम लोग ने आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लास 10th में जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बाद जो है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसके जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशंस होते हैं वो यहां पे देखेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c, देन पहला रिलेशन क्या कहता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², जिसे आप लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं या वर्ड में मैंने ऊपर लिख दिया है उस तरीके से भी, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 में देखें, दूसरा जो रिलेशन होता है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, शॉर्ट में देखें तो अल्फा इंटू बीटा, और ये इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट टर्म, मतलब इस जनरल फॉर्म में देखें तो ये होता है c और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा a। तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा हो जाता है c/a। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज को जो है वो इक्वेशन के टाइम में रूट्स भी बोलते हैं। तो जीरोज या कहिए या रूट्स कहिए, उसका और उसके कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो यही होता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि अगर आपको ऑलरेडी जो है रूट्स मालूम हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऑलरेडी जो है वो जीरोज दिया हुआ रहे, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा are two zeros of a quadratic polynomial f of x, then the required polynomial एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो ये होता है
के कोई कांस्टेंट लेते हैं इनटू अंडर ब्रैकेट बात करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जनरली ये कांस्टेंट जो है के का वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है, बट कई बार जो है आप जब सॉल्व करेंगे और अगर फ्रैक्शन वाला केस आता है तो ऐसे केस में के का वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू हम लोग ऐसा लेते हैं कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो रिमूव हो जाए और हमें एक सिंपल पॉलिनोमियल मिल सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जब आपको जीरोज दिया हुआ रहेगा तब आप इस फॉर्मूला के हेल्प से जो है वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर जीरोज दिया हुआ है तो उसका रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कोएफिशिएंट के साथ आप इन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, अब जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट जो है इस टॉपिक के बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus 3 and also verify the relation between its zeros and coefficients। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका हमें जीरोस भी फाइंड करना है और रिलेशन भी वेरीफाई करना है। चलिए, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इससे फैक्टराइज कर ली फिर से, तो 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा 2x कॉमन लेने पे x माइनस 1 और फिर माइनस 3 कॉमन लेने पे अगेन x माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3। सिंस f of x इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया 1 और x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3/2। तो यहाँ तक तो हम लोग पहले भी सीख चुके थे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि रिलेशन वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा की जगह पे 1 ले लेते हैं, बीटा की जगह पे 3/2 ले लें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/2 ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम हो गया और 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। इसे लिखा जा सकता है माइनस अगेन माइनस 5/2। अब आप देखिए ये आना चाहिए था माइनस b/a के बराबर, तो ये माइनस तो फॉर्मूला के हिसाब से, और -5 जो है वो b का वैल्यू है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल है, तो ये और a के वैल्यू में देखें तो 2 तो बिल्कुल है, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू -b/a, यानी पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। एंड दूसरा देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3/2, ये क्या मिलेगा 3/2। तो 3/2 देखिए 3 के जगह पे जो है ये आपका c के पोजीशन पे है और a के पोजीशन पे 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं c/a। तो आपका दोनों रूट्स का रिलेशन जो है वो कोएफिशिएंट के साथ वेरीफाई हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 7x² - 42 एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट f of x इक्वल टू 7x² - 42, यहाँ पे देखें तो 7 कॉमन हो सकता है, क्या बचेगा x² - 6। ठीक है, सिंस f of x इक्वल टू 0
दिस इम्प्लाइज 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस माइनस। ठीक है, तो x का वैल्यू जो है वो अंडर रूट 6 हो गया प्लस माइनस में। अब हम लोग इसका जीरोज के साथ जो है और कोफिशिएंट का रिलेशन जो है वेरीफाई करते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो अल्फा और बीटा जो है वो रूट 6 के ही प्लस और माइनस वाले पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा रूट 6 प्लस वाला और फिर हो जाएगा प्लस में माइनस रूट 6। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि और b जो है यानी मिडिल टर्म जो होना चाहिए था b के पोजीशन पे वो टर्म 0 है, इसलिए यहाँ पे आपको ये ऐसा मिला है। और इसे आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0/7 जो कि आपको माइनस b/a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 0 है इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। दूसरा देखते हैं अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा रूट 6 इंटू माइनस रूट 6। तो क्या मिलेगा रूट 6 जो है वह 6 हो जाएगा माइनस 6, तो इसे लिखा जा सकता है यहाँ पे देखें -42/7, ये जो है वो -42/7 के बराबर ही है। तो क्या आप इसको भी देखेंगे तो -42/7 से आपको -6 ही मिलेगा, यानी ये फाइनली जो है c/a के बराबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो है वो रूट्स वेरीफाई हो चुके हैं कोफिशिएंट के साथ में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सीखे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसका जीरो कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है और आगे देखते हैं कि अगर रूट्स गिवन हो तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 10 and product of zeros is 21। ठीक है, क्वेश्चन है कि आप कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका सम ऑफ जीरोज जो है वह 10 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो 21 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा फाइंड आउट करते हैं इसे। हियर अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है कितना, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 10 एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है 21। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा है 21 when k इक्वल टू 1 देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। यही आंसर हो गया। यहाँ पे हमने k का वैल्यू 1 इसलिए लिया है क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं आया है। कई बार फ्रैक्शन में जब आता है तो k का वैल्यू हम लोग डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं और वो 1 के अलावे भी हो सकता है, अदरवाइज हम लोग जनरली k का वैल्यू जो है वो 1 लेते हैं। कई जगह पे आपको जो है वो k वाला फॉर्म नहीं दिखाई देता है और डायरेक्टली आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है वो उसके जगह पे ये वाला मिल जाता है। तो वहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आपका जब फ्रैक्शन में आएगा तो उसे रिमूव करने के लिए और सिंपल फॉर्म में लाने के लिए आपको दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे k कांस्टेंट लेके चला है। तो अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 and -3। ठीक है, हियर अल्फा इक्वल टू 5 and बीटा इक्वल टू
-3। देयरफॉर यहाँ पे जो है वो जीरोज दिया हुआ है। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है वो जीरोज दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो इससे हमें निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस -3 ये हो जाएगा 2 एंड अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा 5 इंटू -3 ये हो जाएगा -15। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसके अनुसार चले तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है 2, तो ये हो जाएगा -2x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया है -15, तो यहाँ हो जाएगा ये -15। ठीक है, फॉर व्हेन k इक्वल टू 1 देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यही आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, साथ ही साथ सीखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसके जीरोज फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं और उसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप क्या होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देख चुके हैं और साथ ही साथ देख चुके हैं कि अगर किसी पोलिनोमियल्स के जीरोज मालूम हो या उस जीरोज के सम और प्रोडक्ट मालूम हो तो उसके पोलिनोमियल्स क्या होंगे वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास 10th में आप इसके बेस्ड ऑन पे बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।